जयललिता की बायोग्राफी पढ़ने के क्रम में आज हम पहुंच चुके हैं सजा पर कि कैसे एमजीआर ने जयललिता को सजा दी। वासंती लिखती हैं, जयललिता की आशंका के विपरीत एमजीआर मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छे स्वास्थ्य के साथ वापस लौटे। सिर्फ बोलने में दिक्कत थी। जयललिता ने उनसे मिलने की हर संभव कोशिश की, लेकिन उन्होंने मिलने की इच्छा का कोई संकेत नहीं दिया। जो अंतरंगता दोनों के बीच रही होगी वो अब सपनों की बात थी। ये तो साफ था कि एमजीआर उन पर गुस्सा थे। इंतजार कराना, अपनी अनुपस्थिति में हदें पार करने के लिए जयललिता को सजा देने का उनका अपना तरीका था। एमजीआर हमेशा ही प्रेस से एक दूरी रखने के हामी थे और उन्होंने कभी नहीं चाहा कि कोई पार्टी पदाधिकारी मीडिया को इंटरव्यू दे। जयललिता ने इस नियम का उल्लंघन किया था, वह भी उनके बीमार होकर हजारों किलोमीटर दूर एक अस्पताल में भर्ती होने के दौरान। भले ही जयललिता को बाध्य किया गया, लेकिन उन्होंने अन्नाद्रमुक की आंतरिक खींचतान को सार्वजनिक बहस और व्यंग्य का विषय बनाकर गलती की थी, जिसका डीएमके ने जमकर फायदा उठाया। एमजीआर का क्रोध उनकी पत्नी जानकी की वैवाहिक स्थिति को लेकर जयललिता की टिप्पणी को लेकर भी था, जो शालीनता की सारी सीमाएं लांघने के समान था। जयललिता जानती थी कि यदि उन्हें एमजीआर से मिलने का मौका मिला तो वह नरम पड़ जाएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। जब वह जापान में स्पीच थेरेपी के कोर्स को पूरा कर दिल्ली होते हुए वापस लौट रहे थे, जयललिता उनसे मिलने में सफल रही। ये बड़ा ही भावपूर्ण पुनर्मिलन रहा होगा, जैसा कि चेन्नई पहुंचने के बाद एमजीआर के उठाए हुए त्वरित कदमों से लगता है। 5 सितंबर 1985 को प्रचार सचिव के पद से हटाए जाने के ठीक एक साल बाद जयललिता को दोबारा वह पद दे दिया गया, लेकिन उन्हें स्थानीय निकाय चुनावों में प्रचार नहीं करने दिया गया। एमजीआर ने स्वयं भी प्रचार नहीं किया था और पार्टी को डीएमके के हाथों की खानी पड़ी। वासंती आगे लिखती हैं, एक तरह से इसे साबित हो गया कि किसी चुनावी जीत में जयललिता की उपस्थिति अहम भूमिका निभाती है। इस हार से एमजीआर को चिंता हुई और उन्होंने अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अपने प्रशंसकों के क्लबों को सक्रिय करने का फैसला किया। उन्होंने मदुरै में इन क्लबों का एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया। एमजीआर की पत्नी जाहिर तौर पर जयललिता को नापसंद करती थी और उन्होंने उनकी पार्टी में दोबारा वापसी का जोर शोर से विरोध किया, लेकिन ये दिखाने के लिए कि निजी स्तर पर सब कुछ सही चल रहा है, एमजीआर विमान में दोनों के साथ मदुरै पहुंचे। जयललिता अब उत्साह से भरी हुई थी। प्रशंसकों के एक बड़े जुलूस को उन्होंने ही झंडा दिखाया। सम्मेलन के अंतिम दिन प्रशंसकों को संबोधन का उनका क्रम एमजीआर के ठीक पहले था। उन्होंने एमजीआर को चांदी का 6 फुट लंबा राजदंड सौंपा, जिस पर सोने की कलई चढ़ी थी। उन्होंने एमजीआर के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। प्रशंसकों ने जयललिता के इस व्यवहार का दिल खोलकर स्वागत किया। वहां उपस्थित प्रशंसकों को उम्मीद थी कि एमजीआर एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे, जयललिता को एमजीआर फैन क्लब की बागडोर सौंपने की, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा। आयोजन के बाद एमजीआर जानकी के साथ रवाना हो गए। उन्होंने जयललिता की तरफ देखा तक नहीं। इस घटनाक्रम के साक्षी रहे लोगों के अनुसार वह स्तब्ध खड़ी थी, यकीन नहीं कर पा रही थी कि उन्हें इस तरह अपमानित किया गया, वो भी बड़ी संख्या में वहां मौजूद उन पार्टी कार्यकर्ताओं के सामने जो उन्हें एमजीआर का करीबी मानते थे और इसलिए उन्हें अन्नी यानी भाभी कहकर बुलाते थे। मदुरै से लौटने के सप्ताह भर बाद अपने गुस्से और अपमान को भूलते हुए जयललिता ने एमजीआर को एक बेहद भावपूर्ण पत्र लिखा। तमिल में लिखा यह पत्र 6 फुलस्केप पेज का था। उन्होंने विनती की, यदि मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं किसी से जानकी के बारे में बात नहीं करूंगी। मैं आहत थी, इसलिए मैंने कुछ कह दिया होगा। मदुरै में जो हुआ उससे मैं इतना परेशान थी कि मैंने अपनी मित्र शशि से बात की और उसे अपनी भावनाएं खुलकर बता दी। अब आगे मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगी। मेरे व्यवहार के लिए मुझे माफ करें और कृपया कर मुझ पर क्रोध नहीं करें। आपके सिवाय मेरा है कौन? आपको छोड़कर मैं कहाँ जाऊंगी? क्या मैं आपकी अपनी अम्मू नहीं हूं? मैं ये पत्र अनंत चुंबनों के साथ लिख रही हूं। हमें मिले 1 सप्ताह से ऊपर हो चुके हैं। कृपया मुझे आपसे कम कल मिलने दें। कृपा कर मुझे और सजा न दें। क्या आप अब भी महसूस नहीं कर रहे कि आपके लिए मेरा प्यार अगाध है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मेरे मरने तक इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। मैं आपको बेहद चाहती हूँ, मुझे आपकी चाहत है। वासंती आगे लिखती हैं,
जयललिता जिस मित्र की बात कर रही थी वह शशिकला थी। अमेरिका में एमजीआर के अस्पताल में होने के दौरान मनारगुडी की रहने वाली शशिकला ने पोइस गार्डन की कोठी की साज संभाल का काम अपने हाथों में ले लिया और वो भावनात्मक रूप से कमजोर हो चुके जयललिता की विश्वास पात्र बन गई। वो नटराजन नामक एक सरकारी सेवक की पत्नी थी जिसने शायद जयललिता की सक्रिय राजनीति में आने से पहले अपनी पत्नी की उनसे मित्रता के फायदों को भांप लिया होगा। शशिकला आयोजनों की वीडियो रिकॉर्डिंग किया करती थी और पोइस गार्डन के पास उनकी वीडियो की दुकान थी जहां से जयललिता देखने के लिए फिल्मों के कैसेट मंगाया करती थी। वो पोइस गार्डन में प्रवेश पाने में सफल रहीं, संभवतः जयललिता को यह भरोसा दिलाने के बाद कि उन्हें अपनी देखभाल के लिए किसी को रखने की जरूरत है और वो हाउसकीपर और केयरटेकर की जिम्मेवारी निभा सकती हैं। मदुरै से लौटने के बाद जयललिता ने अपना गुस्सा, अपनी पीड़ा अपनी नई मित्र से साझा किया। जाहिर है शीघ्र ही उनके शब्द अन्नद्रमुक सुप्रीमो तक पहुंचा दिए गए थे। वासंती आगे लिखती हैं, सहज विश्वास नहीं होता कि एक अभिमानी महिला के रूप में जानी जाने वाली जयललिता किसी के सामने झुकेंगी और गिड़गिड़ाएंगी, भले ही वो एमजीआर ही क्यों न हो। लेकिन पत्र से जो रहस्यमय रूप से एमजीआर के आसपास रहने वाले हर व्यक्ति के पास पहुंच चुका था, एक घबराई हुई और हताश महिला की छवि स्पष्ट हो जाती है। जाहिर तौर पर जयललिता भविष्य को लेकर आशंकित थी। उन्हें पता था कि एमजीआर अपने अंत की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक कोई अधिकार वाला ऐसा पद नहीं दिया गया जो विरोधियों को चुप करा सके। उन्होंने अनुमान लगा लिया था कि पार्टी में किसी प्रभावी पद के बिना एमजीआर की पत्नी जानकी खुलकर उनका मजाक उड़ा सकती थी और ऐसा अपमान असहनीय होता। उस भावपूर्ण पत्र के जरिए निसंदेह उन्होंने बुजुर्ग नेता के दिल में ऐसा भाव जगाने की उम्मीद की थी कि वह उन्हें राजनीतिक अधिकार दे देते जिनके सहारे उनके निधन के बाद के अनिश्चित दौर का सामना किया जा सकता। एमजीआर नाम में जादू था। उन्हें लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए इस नाम की जरूरत थी। देर हो जाने से पहले अपने चारों ओर जमा भेड़ियों से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महिला की उत्तरजीविता से जुड़ा एक कदम था। इसका उद्देश्य एमजीआर की राजनीतिक उत्तराधिकारी के अपने दावे को वैध ठहराना भी था। वासंती आगे लिखती हैं, 24 दिसंबर 1987 की अलसुबह एमजीआर का निधन हो गया। वह जिस स्थिति में इस दुनिया को छोड़ना चाहते थे वैसा ही हुआ। वह अंतिम समय तक मुख्यमंत्री पद पर कायम थे, अब भी अपने लोगों के नेता थे और उनकी मानसिक स्थिति ठीक थी। उन्होंने कभी भी अपना उत्तराधिकारी घोषित करने का इरादा नहीं व्यक्त किया था और न ही उन्हें अपने जाने के बाद के हंगामे की चिंता थी। और कल हम पढ़ेंगे एमजीआर के बाद। तो फिर मिलते हैं कल।